पुंछ के दिगवार में सड़क हादसा, बाइक पर सवार 3 नौजवान जख्मी, सभी जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज, एक की हालत नाजुक। मेरा नाम है जनाब डॉक्टर मोहम्मद आजम, मेडिकल ऑफिसर DH पुंछ। एक्सीडेंट जो हुआ उसके बारे में बताइए बच्चों को। सर ये अभी 3 बच्चे आए हैं, बाईसाइकिल से एक्सीडेंट हुए। ये दिगवार के रहने वाले हैं। अशफाक अहमद है एक, इमरान है, इंजमाम। अब इंजमाम और इमरान इनको थोड़ी कम लगी हुई है। जो अशफाक है उसको ऑपरेशन थिएटर ले लिया है। उसका लेफ्ट थाई जो है काफ़ी डीप इंजरी हुई है, वहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा है। रेफर किया जाए मुझे लगता है जो ऑपरेशन थिएटर में है उसके चांसेस बन रहे हैं। उसके टेंडन वगैरह काफ़ी कटे हुए हैं, ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। अभी ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे क्या करेंगे। कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ? ये दिगवार हुआ सारा, जो फेंस है ना, फेंस के नज़दीक ही। फेंस की जो लाइन थी ना, वो वायर वगैरह उसी के साथ लगा, उसी की वजह से उसको ज़्यादा इंजरी हुई है। गुड फ्राइडे मसीही बरादरी ने पुंछ में रैली निकाली, हजरत ईसा को किया खराज अकीदत पेश। हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफसल खुदावंद खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन। मरहूम बस गुड फ्राइडे के दिन हम सारी कलीसिया में हम ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु ने, जिन्होंने इस दुनिया के बचाने के लिए अपने जीवन कुर्बान कर दी है, और उस खुदा के यादगारी में हमने, और उन्होंने अपने जब जीवन कुर्बान कर दी, उन्होंने क्रूस लेकर कलवार की ओर चल पड़ी है। और उसी रास्ते में उनके जीवन में जो भी घटना है, उसी के यादगारी में हमने ये 14 मुकाम का एक जुलूस निकालते हैं। ये तो जुलूस हमने क्राइस्ट स्कूल से शुरू किया है, और नाका वाले चौक, जेल रोड और RSA को कमसर चर्च में एक ख़त्म हो जाएगी। और चर्च के अंदर फिर आज के दिन का प्रेयर भी, स्पेशल प्रेयर भी होते हैं। और उसके आगे हमने इस मौके पर पुंछ के कलीसिया के द्वारा मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि DC साहब, SSP साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हॉस्पिटल और म्यूनसिपालिटी, सारे डिपार्टमेंट को मैंने धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा बंदोबस्त किया है और इतना सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, और इतना रास्ता पूरा साफ सफाई करके हमें इतना अच्छा रास्ता दिया। उन सबों के लिए पुंछ के कैथोलिक कलीसिया के मुताबिक मैं सारे डिपार्टमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद भी देता हूँ।
शेख मोहम्मद सलीम एडवोकेट बीजेपी में शामिल होने के बाद पुंछ पहुंचे। जिला सदर बीजेपी और दीगर लीडरान ने जिले दफ्तर पुंछ में किया वालियाना इस्तकबाल। सलीम शेख साहब को बोलूंगा दो शब्द जो हैं अपने समक्ष। मैं आपको बता देना चाहता हूँ काबिल एहतराम बज़्म महफिल और उनके चमन जनाब राजेश रैना जी, मेरे भाई फॉर्मर काउंसिलर म्युनिसिपल काउंसिल पुंछ, मेरे साथ परवाज चौहान जी वाइस प्रेसिडेंट एसटी मोर्चा, मंजूर लोन साहब कन्वीनर पहाड़ी साहब, लोकेश जी, बाकी दीगर जो मेरे साथ मेंटर से आए हुए हैं लोग कुछ और पुंछ के हैं। आपकी नॉलेज के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि मेरी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है वो 1997 में स्टार्ट हुई है और वो ABVP से स्टार्ट हुई है। मेरा बेस जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जिसमें पुंछ में उस वक्त दर्शन भारती जी और मनीष भारती जी हुआ करते थे, अमित वाली जी हुआ करते थे, बाकी दीगर और अच्छे जो स्टूडेंट लीडर होते थे उनके साथ मैंने ज्वाइन किया। मैंने काम किया ABVP में 3 साल। उसके बाद मैंने भीम सिंह जी के साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी ज्वाइन की और 2024 तक मैं मुख्तलिफ पोस्ट पे रहा, जिसमें मैं यूथ का जनरल सेक्रेटरी रहा पुंछ का, यूथ का प्रेसिडेंट रहा पुंछ का, पेरेंट बॉडी का प्रेसिडेंट बना, यूथ का जनरल सेक्रेटरी स्टेट का बना। और इस वक्त जो हाल ही में मैंने 16 मार्च 2024 को पैंथर्स पार्टी से रिजाइन दिया है, वो 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट से मैंने रिजाइन दिया है, जिसमें मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था, डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन था और उसके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट्री बोर्ड था। मेरी नेशनल पैंथर्स पार्टी से रिजाइन दे के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही है, कोई बीच में दलाली का काम नहीं हो रहा है। विकसित भारत के तहत जितनी भी स्कीमें मोदी जी ने इंप्लीमेंट की है, लाई है, वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंच रही है। डिजिटल इंडिया है। और इससे पहले जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, मैं उन पार्टियों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, उन पार्टी के दौरान दौरे हुकूमत में लाशों की हुकूमत हुआ करती थी, पत्थरबाजी आम थी, एंटी नेशनल स्लोगन्स दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मोदी जी के आने में, मोदी जी के कार्यकाल में ये सब कुछ खत्म हो गया। आज कश्मीर के अंदर कोई भी पत्थर नहीं मार रहा है। आज कश्मीर के अंदर जो है अमन है, भाईचारा है, मोहब्बत से लोग रह रहे हैं। पहले हमें कश्मीर में जब जाना होता था हमें डर लगता था, क्योंकि हम खुद भी जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन कश्मीर वैली में जब हम जाते थे एक डर का माहौल था। आज के वक्त हम खुलेआम रात के वक्त भी हम डल लेक की सैर कर सकते हैं। ये सब मुमकिन हुआ है, ये मोदी जी के दौरे हुकूमत में हुआ है। जितनी भी स्कीमें उन्होंने लाई हैं वो लोगों तक डायरेक्ट पहुंच रही हैं। और इससे पहले हमने कोई भी स्कीम ऐसी नहीं देखी थी, मुफ्त अलाट 5 लाख तक, चाहे वो गरीब है अमीर है। ये नहीं पूछा जाता कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये कांग्रेस का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, जैन है, पारसी है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। जो भी स्कीमें हैं वो आम लोगों के लिए है और गरीब भी है उसके लिए भी है, अमीर है उसके लिए भी है। तो ये सब कार्यकाल देखते हुए मोदी जी के काम की जो शफाफियत, जो ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लाई है, वो देखते हुए मैंने एडवोकेट संजय रैना और एडवोकेट मोहम्मद सलीम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आने वाले तालीमी साल में किताबों की कीमतों और स्कूल फीस को एतदाल में रखने का किया इंतजामिया से मुतालबा। को आपके चैनल से मदऊ करना चाहता हूँ। देखें, इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल्स है उन्होंने एक अपनी मोनोपोली बनाकर रखी हुई है। जितनी भी जो बुक्स हैं, जो राइट फ्रॉम लोअर KG टू 10th तक, 9-10 तक जो किताबें हैं वो सब अपनी स्कूलों से बेच रहे हैं। दे हैव गॉट नेक्सस विद द शॉपकीपर्स, बुक सेलर्स के साथ है, मोनोपोली बनाई हुई है और अपनी मनमाने रेट से वो बेच रहे हैं। वो 3000 से कम तो कोई सेट है ही नहीं है। तो मेरी गुजारिश है DC साहब से कि DC साहब काइंडली इसको आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर को जो है वो मदऊ कर उसको आगाह कीजिए, को डिफरेंट स्कूल्स में जाकर चेक करे, प्राइवेट स्कूल्स में ये क्या मोनोपोली है, ये क्या किस रेट पर वो जो है गरीब आवाम को ये जो दे रहे हैं, ये किताबें दे रहे हैं। स्कूल के अंदर से किताबें बेच सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्कूल के अंदर से किताबें बेचनी। जब तक चीफ एजुकेशन ऑफिसर का नेक्सस नहीं होगा स्कूल वालों के साथ, ये तब तक किताबें नहीं बेच सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, हमारे कानूनी तौर पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि स्कूल से किताबें बेची जाएं।
क्योंकि यहाँ पर ये स्कूल वाले क्या करते हैं, दुकानदारों से मिलकर या ऑलरेडी पहले एजेंसियों से मिलकर वहां से बल्क में किताबें लेते हैं और यहाँ पर जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सरासर खिलाफवर्जी और खुली खिलाफवर्जी है। और ये एक नेक्सस है एजुकेशन डिपार्टमेंट का विद प्राइवेट स्कूल्स, दे आर हैंड इन ग्लोव्स विद ईच अदर। और एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें देखना चाहिए और उन स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक इंक्वायरी जो है इनिशिएट होनी चाहिए और एक कमेटी बननी चाहिए, जो कमेटी स्कूलों में जाके देखे, बच्चों के बैग चेक करे कि क्या जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बुक्स हैं वही लगाई गई हैं या अपनी मनमर्जी से भी स्कूल ने कुछ और बुक्स जो हैं वो लगाई हैं। दूसरा ये कि लास्ट ईयर भी जो है एक कमेटी बनी थी जिसमें तहसीलदार साहब ने कुछ नॉमिनेट किया था कुछ स्कूलों को कि फलां स्कूल है उसकी जो बुक्स हैं वो एक ही दुकान से मिल रही हैं या यूनिफॉर्म वो खुद दे रहे हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं जिला इंतजामिया से ये पूछना चाहता हूं, जो लास्ट ईयर इंक्वायरी हुई थी, जो कमेटी बनी थी, उसने क्या एक्शन लिया है? मुझे लगता है कि जिला इंतजामिया खासकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन प्राइवेट स्कूल के साथ खुले में नेक्सस में है और जो नायती अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें देखना चाहिए। खासकर एलजी साहब को मैं कहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ फौरी तौर पे जो है एक्शन किया जाए। रामबन में दिलदोज सड़क हादसा, तवेरा गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, 10 अफराद मौत का शिकार। सदर जमहूरिया, वजीर आजम, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर का इजहार अफसोस। काफी ज्यादा वक्त लग गया है उस पार्ट तक पहुंचने में और वहां से इन डेड बॉडीज को फिर वापस सड़क तक पहुंचाने में। अभी भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन इस एरिया में जारी और सारी है। मकामी लोग में भी इसमें इमदाद कर रहे हैं ताकि अगर कोई और डेड बॉडी है उसे रिकवर किया जा सके। फिलहाल की बड़ी खबर जो आज सुबह से ही आपने मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल्स पर सुनी होंगी वो यही कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जिला रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। रात के करीबन 1 बजे ये सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में अब तक 10 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है। 10 डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है और उन्हें सड़क तक पहुंचाया गया है, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। देखते रहे पुंछ टाइम्स के लिए वसीम हैदरी। इस वक्त जो है जो रात को जैसे गाड़ी नीचे गई ना, जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी गई तो हम रात के 1 बजे यहाँ पे पहुँच गए अपने स्पॉट पे। ठीक है, जब हम नीचे उतरे तो हमने कहा कि भैया ये ऑपरेशन रात को पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस ऑपरेशन को सुबह चलाएंगे। सुबह जैसे हम लोग नमाज पढ़ के निकले, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप रामसू केवाटी को फ़ोन किया, उसके बाद बनियाल केवाटी ने भी बोल दिया कि हम भी आ रहे हैं और रामबन केवाटी, हम तीनों ने मिलकर उसके बाद हमारी SDRF जम्मू और कश्मीर पुलिस जॉइंटली ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इन डेड बॉडीज को जो ऊपर लाया जा रहा है। अभी कितना टाइम लग जाएगा? अभी ये जो है मुझे लगता है 3 से 4 बज जाएंगे इन डेड बॉडीज को ऊपर पहुंचाने में। वहाँ से फास्ट है, आज माह रमजान का फास्ट है, वो हमने रखा हुआ है रोज़ा अल्लाह की रज़ा के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद साथ में है तो हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। रोज़ा तो है लेकिन इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं अपने नमाज में, हम इस काम को नहीं छोड़ सकते। आज फ्राइडे भी है, जुमा का दिन है। नहीं, हमारी नमाज ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है। जो भी ये भी किसी के माँ की औलाद है, ये भी किसी का भाई है, कोई किसी का बाप है, कुछ भी है, इंसान है। खुशकिस्मत है ये लोग जिनको 4 आदमियों का कांधा मिल रहा है। ये ड्राइवर कहाँ का था? ये जम्मू बताया कोई मगरोटा के एरिया का रहने वाला था बेचारा, जिसकी मौत वाक़या हो चुकी है। तो ये जो डेड बॉडी है ये कहाँ की? ये सब अभी बता रहे हैं कि 2 की आइडेंटिफाई हो गई है। चंपारण जिला बिहार का कोई बताया जा रहा है, बाकी अभी अनआइडेंटिफाइड है, वो कहाँ के हैं कुछ पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब। भगत श्रीनगर में आग की होरनाक वारदात, रिहायशी मकान खाकस्तार। फायर सर्विस ने बर वक्त पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका। डाला पानी।
आग लगी है? जी 1:35 पे हमें इत्तला मिली कि बागात चौक में आग लगी है मकान के अंदर। तो फौरी तौर हमारा यहाँ पर नज़दीक रावलपुरा एक स्टेशन है और साथ में हेडक्वार्टर की 4 गाड़ियाँ, जहांगीर चौक में थोड़ा जाम ट्रैफिक का था जिसमें हमें 5 से 8 मिनट यहाँ तक पहुँचने में लग गए। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो ये पूरी तरह मकान इन्वॉल्व था और साथ में इसके साथ में एक और मकान आया था जो बैक साइड में था। तो दोनों मकान इन्वॉल्व थे, ये तो पूरी तरह से था। लेकिन यहाँ पर हमारे नौजवानों ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया जिसकी वजह से आग पर 1-1.5 घंटे के अंदर हमने कंट्रोल कर पाए। लेकिन यहाँ पर नौजवान थे, पुलिस का अमला भी था, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेशन दिया और हमें रास्ता वगैरह भी दिखाया, पीछे से भी हमने कंट्रोल किया। अगर नहीं ये आग कंट्रोल होती तो कम से कम 3-4 मकान यहाँ पर जल सकते थे। भी यहाँ पे आग की बात हुई, क्या पता चला किस वजह से आग लगी है यहाँ पे? जी लगभग 1-1.5 महीना पहले इसका फर्स्ट फ्लोर में आग थी, उस वक्त भी हम यहाँ पर आए थे, हमने कंट्रोल किया था। लेकिन आग की वजूहत अभी नहीं बता सकते किस कारण लगी है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चलेगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसमें कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है या कहीं LPG से, या उसके अलावा कहीं इंश्योरेंस वगैरह का भी अगर कुछ मामला है तो वो भी देखा जाएगा। FIR कर लिया पुलिस ने, तहकीकात होगी तो हमें देखते हैं कि नुकसान छत का नुकसान हुआ है, फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर बिल्कुल ठीक है। कोई जानी नुकसान? नहीं कुछ भी, ना जानी नुकसान, ना ही किसी को इंजरी आई है और ना हमारे फायर फाइटर भी बिल्कुल सेफ है। माइनर इंजरी थोड़ी बहुत रहती है, आपको पता ही है, जब अंदर घुसते हैं आग के अंदर तो लोग बाहर भागते हैं, हमारे जवान अंदर घुसते हैं तो उसमें माइनर इंजरी होती है। अल्लाह ताला की मदद से ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।